हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 16 और 17 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल देश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्मर जज ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर इन द आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस धर्मचंद चौधरी। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं जस्टिस धर्मचंद चौधरी और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के। तो केंद्र सरकार द्वारा आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल का इन्हें जुडिशियल मेंबर बनाया गया है। देखिए, जो आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल है, इसकी रीजनल बेंच का हेड ऑफिस है चंडीगढ़ में, तो वहाँ पर इन्हें जुडिशियल मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें जस्टिस धर्मचंद चौधरी की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के बल तहसील के लोहारा विलेज के रहने वाले हैं। वर्ष 1983 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। In which district 180 megawatt Barasule power station is situated, which is recently renovated and modernized by National Hydroelectric Power Corporation Limited? 180 मेगावाट बैरास्यूल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुनर्निर्मित और आधुनिकीकरण किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। देखिए, रावी नदी की 3 ट्राइब्यूटरीज हैं, और ये जो 3 ट्राइब्यूटरीज हैं, इन्हें खड्ड कह लीजिए या नाले कह लीजिए। इनका नाम है बैरा, स्यूल और भालेद। याद रखिएगा, बैरा, स्यूल और भालेद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं रावी नदी की। तो इनके पानी को उपयोग करके बैरा स्यूल पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है, और जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 180 मेगावाट की। और चंबा के सुरंगणी में ये बैरा स्यूल पावर स्टेशन बनाया गया है। वो वर्ष 1981 में इसे कमीशन कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन तीनों राज्यों द्वारा, इन चारों राज्यों द्वारा इसकी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। न्यूज़ में क्यों था ये? जो नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके द्वारा इसकी रेनोवेशन और इसे मॉडर्नाइज किया गया। हु इज चेयरमैन ऑफ विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट? विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शांता कुमार। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार विवेकानंद मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड शिमला इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2021? शिमला इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2021 का आयोजन किस संगठन ने किया? तो ये किया पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। आप इतना ही याद रखिएगा कि जो शिमला इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो है, इसे शिमला में शुरू किया गया और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट टू एड्रेस हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ये हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं, और इन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया। तो तीसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया। इनसे पहले सबसे पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम। वर्ष 2003 में इन्होंने हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली को संबोधित किया। उसके बाद प्रणब मुखर्जी 2013 में इन्होंने संबोधित किया था, और अब 2021 में रामनाथ कोविंद तीसरे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा को संबोधित किया। Next is the drug de-addiction centers operating in Himachal Pradesh are mandatory to get registered with HP State Mental Health Authority. Who is CEO of HP State Mental Health Authority? देखिए, हिमाचल प्रदेश में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र हैं, उन सभी को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है एचपी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से। तो जो एचपी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी है, इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, संजय पाठक। देखिए, न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में 14 प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर क्लोज कर दिए गए हैं पेंडेमिक के दौरान। काफ़ी अलग अलग रीज़न है सभी के, जैसे कि फाइनेंशियल लॉसेस, इन ह्यूमन बिहेवियर यानी कि अमानवीय व्यवहार, थ्रेट्स किसको थे? जो वहाँ पर नशा मुक्ति के लिए जाते थे, उनके लिए काफ़ी थ्रेट्स क्रिएट हो रहे थे। उनके खिलाफ फिजिकल फोर्स का काफ़ी उपयोग किया जा रहा था, और कुछ की तो वहाँ पर डेथ भी हो गई। और ये सब कारण थे जिसकी वजह से 14 प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर को क्लोज कर दिया गया हिमाचल प्रदेश में। और अभी प्रेजेंट में 67 डी एडिक्शन सेंटर हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा जितने भी ये हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर हैं, उन सभी को एचपी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल भी बनाए गए हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जैसे कि पर पर्सन 75 टू 100 स्क्वायर फीट का एरिया अवेलेबल होना चाहिए, स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफाइड स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, साइकेट्रिस्ट, ये सारे के सारे उपलब्ध होने चाहिए इन ड्रग डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में। और एचपी स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ हैं संजय पाठक।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला गवर्नमेंट मॉडल डी एडिक्शन सेंटर कहाँ खोला गया। हाल ही में ये खोला गया और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हिमाचल प्रदेश का हिमाचल हॉस्पिटल ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन है, जो कि है शिमला में। To enhance farmers' income from agri horticulture and allied activities, which of the following has been introduced at Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, नौनी। कृषि बागवानी और संबंध गतिविधियों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए डॉक्टर वाई एस परमार वानिकी और विश्वविद्यालय नौनी में निम्नलिखित में से क्या शुरू किया गया है। तो यहाँ पर पीसी कल्चर शुरू किया गया है, यानी कि मत्स्य पालन का अध्ययन जो है वो शुरू किया गया है, ताकि एग्री हॉर्टिकल्चर और अलाइड सर्विसेज से जो फार्मर्स की इनकम है उसे एनहांस किया जा सके। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय नितिन गडकरी टू एनहांस द रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स इन नागपुर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जो हमारे यूनियन रोड मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नागपुर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोड सेफ्टी को एनहांस किया जाएगा और जो रोड एक्सीडेंट हैं वो कम किए जाएंगे। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? इसका नाम है आई रास्ते। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, नागपुर में ही क्यों ये लॉन्च किया गया, क्योंकि महाराष्ट्र का नागपुर इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, आई रास्ते नाम है। इसे आईआईटी हैदराबाद, इंटेल इंडिया, सीएसआईआर, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सभी ने साथ में लॉन्च किया। इसके अलावा जो आई रास्ते है इसकी फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। Name the aircraft that were recently leased by the Indian Navy to Mauritius under India सागर इनिशिएटिव। देखिए, हाल ही में इंडियन नेवी ने एक एयरक्राफ्ट को लीज पे दिया है मॉरिशस को, और इंडिया का यह जो सागर इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत लीज पे दिया गया है। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है डॉर्नियर। आप इतना ही याद रखिएगा कि जो डॉर्नियर क्राफ्ट है इंडियन नेवी का, उसे मॉरिशियस को लीज पे दिया गया है इंडियन नेवी द्वारा। और इंडिया का जो विज़न है सागर, यानी कि मिशन सागर है, उसके अंतर्गत। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मैप पे देखिए, ये हमारा भारत है और यहाँ पर है मॉरिशियस। ये एक आइलैंड कंट्री है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपोन। प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगन्नाथ और करेंसी है इनकी मॉरिशियन रूपी। As per the prediction of Groundswell Part 2 Acting on Internal Climate Migration report released by World Bank, how many people will migrate due to climate change from their own countries by 2050? देखिए, वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसका नाम है ग्राउंड्सवेल पार्ट 2 एक्टिंग ऑन इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन। इसके अंदर बताया गया है कि 2050 तक कितने लोग जो हैं वो माइग्रेट करेंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने ही देश से, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसी के कारण अपने ही देश से वो माइग्रेट कर जाएंगे कहीं और को। तो लगभग 216 मिलियन, यानी कि 216 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेट करेंगे 2050 तक। As per QS Global MBA Rankings Global 2022, which is the top B school ranking in India? यानी कि टॉप बिजनेस स्कूल कौन है इंडिया में? बिजनेस स्कूल मतलब एमबीए वगैरह के जो कॉलेज हैं वो टॉप में कौन है? तो वो है आईआईएम अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। और जो आईआईएम बेंगलोर है टॉप 50 में है ये ग्लोबल लिस्ट में। और नंबर 1 पर जो है वो है स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि यूएसए में है। Which bank recently raised rupees 4,000 crore through the additional Tier 1 bonds at a coupon rate of 7.72%? तो किस बैंक ने एडिशनल टायर 1 बॉन्ड्स के थ्रू, जिसकी रेट थी 7.72%, 4,000 करोड़ रुपए जो हैं वो रेज किए हैं? तो ये किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इतना ही याद रखिएगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई में। देखिए, 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई थी। उसके बाद 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे की, 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की, और उसके बाद 27 जनवरी 1921 को तीनों बैंक को मिला दिया गया था और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया था। और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था। Who was appointed as the acting chairperson of the National Company Law Appellate Tribunal? जो हमारी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण है उसके कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है एम वेणुगोपाल। Name the India's first satellite and nuclear missile tracking ship that is capable of tracking long range ballistic missile। तो इंडिया की पहली ऐसी सैटेलाइट और न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप बनाई गई है जो कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को भी ट्रैक कर सकती है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। Recently, ReNew Power commissioned a 250 megawatt solar project in Rajasthan. Who is the current MD and CEO of ReNew Energy Global? तो ये कंपनी है जिसका नाम है ReNew Energy Global। काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिया की ये। इस
एनर्जी सेक्टर में, रीन्यू एनर्जी सेक्टर में, और हाल ही में इन्होंने 250 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया राजस्थान में। तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? तो ये हैं सुमंत सिन्हा, इनका नाम याद रखिएगा। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव में। और यही भी याद रखिएगा कि इंडिया की सबसे बड़ी ये रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है ऑपरेशनल कैपेसिटी के बेसिस पर। Recently, ITBP team successfully submitted Mount Balbalak Peak. Where is the Mount Balbala Peak situated? देखिए एक पीक है जिसका नाम है माउंट बलबाला, और ITBP ने इसका पर्वतारोहण किया। तो ये कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? तो ये है उत्तराखंड में। इसके अलावा हाल ही में ITBP द्वारा हिमाचल प्रदेश की एक चोटी है उसका पर्वतारोहण भी किया गया, उसका नाम है माउंट गया। याद रखिएगा, माउंट गया उसका नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और तिब्बत तीनों की बाउंड्री पर स्थित है। Which has become India's first private company to formally sign a framework MOU with the Department of Space for assessing facilities at various ISRO centers? तो इंडिया की पहली सी प्राइवेट कंपनी कौन बन गई है जो कि इसरो के जितने भी सेंटर हैं वहाँ पर जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको एनहांस कर सकती है, उन्हें असेस कर सकती है। तो कौन सी कंपनी है? ये बनी है स्काई रूट एरोस्पेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है ये, और ये प्राइवेट कंपनी है। और एक एमओयू साइन किया गया जिसके अंतर्गत अगर कोई भी टेस्ट वगैरह करने हैं और कोई भी फैसिलिटी प्राप्त करनी है इसरो की, तो इसरो के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर ये प्राप्त कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम याद रखिएगा, स्काई रूट एरोस्पेस इसका नाम है। और जो विक्रम सीरीज़ के रॉकेट्स हैं वो इनके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं ताकि स्मॉल सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जा सके। इसके अलावा इन्होंने रिसेंटली एक रॉकेट इंजन है जिसका नाम है कलाम 5, इसको भी टेस्ट किया था। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में जो कि तेलंगाना में है। और इसके सीईओ और सीटीओ ये हैं पवन कुमार चंदना। What was the total amount sanctioned by the Ministry of Tourism for developing the tourism sector in the North Eastern region under प्रसाद स्कीम? देखिए प्रसाद स्कीम के अंतर्गत जो हमारा जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको डेवलप किया जाएगा। तो उसके लिए कितना अमाउंट सेंक्शन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा? 200 करोड़ सेंक्शन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। तो हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये ऑर्गेनाइज की गई थी असम के गुवाहाटी में। और वहाँ पर इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में एमओयू साइन किया गया, जिसके अंतर्गत जो भी हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको प्रसाद स्कीम के अंतर्गत डेवलप करने के लिए 200 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया, इतना फंड रिलीज किया गया। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये हैं हमारे जी किशन रेड्डी, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में है। Which organization recently collaborated with Niti Aayog's Atal Innovation Mission for launching Atal Tinkering Labs Space Challenge 2021? देखिए जो नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन है उनके द्वारा अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज 2021 ये लॉन्च किया जाएगा। तो इसको लॉन्च करने के लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने नीति आयोग के साथ एक कोलैबोरेशन की? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसरो और सीबीएसई इन दोनों के द्वारा ये कोलैबोरेशन की गई है नीति आयोग के साथ। तो ऑप्शन 5 इसका आंसर है बोथ 1 एंड 3। और सीबीएसई के चेयरमैन है मनोज आहूजा। ये थी हमारी डिस्कशन। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।